Hi everyone, this is Akash and let us continue with your chapter number 2 from the subject EMD, that is Elements of Machine Design. Today we are going to learn this particular question, that is explain the failure of quarter in bending, जो कि आपको एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए आता है। MSBT के पेपर का ये फेवरेट क्वेश्चन ना, तो प्रिपेयर डेफिनेटली करके जाना। ये क्वेश्चन भी आप पढ़ोगे ना तो दिमाग में और एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर क्वार्टर के फेलियर के बारे में तो आपने क्वार्टर जॉइंट में ऑलरेडी बात किया था। स्टेप नंबर 10 में आपने बोला था क्वार्टर का फेलियर होता है बिकॉज ऑफ शियर। बड़ी भैया आप क्वेश्चन पूछ रहे हो एक्सप्लेन द फेलियर ऑफ क्वार्टर इन बेंडिंग, तो होता क्या है? शियर में फेल होता है या बेंडिंग में फेल होता है? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट शुड कम इन योर माइंड। नाउ बच्चा ऐसा है कि डिपेंड्स अपॉन द वे क्वार्टर इज प्लेस्ड इन द स्पिगॉट एंड सॉकेट। मतलब क्वार्टर को जिस तरीके से हम लोग स्पिगॉट और सॉकेट में प्लेस करते हैं उसके बेसिस के ऊपर वो फेलियर डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने क्वार्टर को एकदम ठोक ठोक के सॉकेट और स्पिगॉट के बीच में डाला है, राइट, एकदम टाइट है और फेलियर हो रहा है, तो वहाँ पे फेलियर होगा बिकॉज ऑफ शियर। बट अगर मैंने लेट सपोज क्वार्टर को लूजली प्लेस किया है बिटवीन दी सॉकेट एंड द स्पिगॉट, तो जो फेलियर होगा इट विल हैपन ओनली बिकॉज ऑफ बेंडिंग। सो जैसे मैंने बोला कि इट डिपेंड्स अपॉन द वे क्वार्टर इज एक्चुअली प्लेस्ड। जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया उसी को मैंने टेक्स्ट फॉर्म में लिखा है। इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो, ब्रेक ले लो थोड़ा सा 2 मिनट का और रीड कर लो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, राइट। अभी बात करते हैं सर्टेन अजम्पशंस के बारे में। तो हम लोग जब भी क्वार्टर के फेलियर के बारे में बात करेंगे बिकॉज ऑफ बेंडिंग, तो हमें कुछ अजम्पशन करना है। तो पहला अजम्पशन कुछ ऐसा है कि जो भी मैं क्वार्टर प्लेस करने वाला हूँ उसका जो पार्ट जो स्पिगॉट के अंदर है, स्पिगॉट मतलब बीच वाला जो रॉड होता है ना उसके अंदर है, वहाँ पे जो लोड अप्लाई होगा दैट विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली मतलब यूडीएल, राइट। ये वाला पार्ट आई एम श्योर आप लोग ने मैकेनिक्स में और सॉम में पढ़ा होगा। यूडीएल इफ़ यू रिमेंबर गाइज, हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, राइट। ये होता था लोड इंटेंसिटी होता था, मतलब लोड पर यूनिट लेंथ, फिर लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करके आपको टोटल लोड मिल जाता था। दैट वाज नथिंग बट यूडीएल। तो जो स्पिगॉट वाला पार्ट है ना, वो क्वार्टर के ऊपर कैसा फोर्स अप्लाई कर रहा है? वो ये वाला अप्लाई कर रहा है, दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ऐसा क्यों? बिकॉज जो सेंटर में है ना, मेजॉरिटी फोर्स जो होगा वो सेंटर में अप्लाई होगा, तो वहाँ पे हम लोग जनरली पूरा का पूरा वैल्यू सेम ले सकते हैं, दैट इज यूडीएल। दैट इज द रीज़न हम लोग ने ऐसा लिया है। दूसरा, जो सॉकेट का कॉलर वाला पार्ट है ना, वो भी क्वार्टर के ऊपर वाले पार्ट को कुछ ना कुछ लोड अप्लाई करेगा। यहाँ पे मैंने जानबूझ के डायग्राम नहीं बताया बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप विजुअलाइज करना सीखो। इंजीनियर बन रहा है भाई, तू रट्टा नहीं मार सकता, तो तुझे विजुअलाइज करने सीखना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे हाथ में एक सॉकेट है, सॉकेट के ऊपर वाला जो कॉलर का पार्ट है, वो कॉलर का पार्ट क्वार्टर के ऊपर वाले पार्ट को प्रेस कर रहा है। ट्राई टू विजुअलाइज, नहीं हो रहा है फिर भी ट्राई करो, पिछला वाला वीडियो देखो। तो वहाँ पे जो लोड अप्लाई होगा ना, दैट विल बी अ यूवीएल, दैट इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ये हमारे अजम्पशंस है, राइट। तो अजम्पशंस मैंने बता दिया आपको, मैंने एक जनरल थ्योरी बता दी आपको। अभी हम लोग बात करते हैं कि होने क्या वाला है, एक्चुअली ये फेलियर कैसे होता है और कैसे करते हैं। एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन लिखना है तो इसमें से आपको सबसे पहले ये वाला एक पॉइंट लिखना है, राइट। ये दोनों पॉइंट मतलब जितना चारों पॉइंट्स मैंने लिखा है उतना लिख दो, सफिशिएंट है। नाउ लेट अस गेट बैक टू द डेरिवेशन एंड एक्सप्लेनेशन का पार्ट। तो यहाँ पे हमारे सामने स्पिगॉट एंड सॉकेट का पार्ट है और ये वाला क्वार्टर का पार्ट है जो इनके प्लेस अंदर जाने वाला है। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने जो बोला आपको कि विजुअलाइज करो, वो क्या है वो बताता हूँ। देखो, ये जो क्वार्टर है वो इसके अंदर जाने वाला है। इसके अंदर जब भी जाएगा तभी इसका ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, कहने से ये वाले पार्ट के यहाँ पे स्पिगॉट टच में रहेगा और स्पिगॉट कुछ ना कुछ लोड, अभी स्पिगॉट को लेट सपोज मैंने ऐसे लोड अप्लाई किया तो स्पिगॉट यहाँ पे लोड अप्लाई करेगा कि नहीं? वो लोड कैसा होगा? वो होगा यूडीएल, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा। और उस लोड का वैल्यू ले लेते चलो W, कैपिटल W वैल्यू ले लिया, बराबर है। वैसे ये जो पार्ट है सॉकेट का, ये स्लॉट में, कहने से यहाँ की इसके अंदर आपका ये वाला पार्ट जाने वाला है, क्वार्टर का पार्ट इसके अंदर जाने वाला है ऐसा, और यहाँ से बाहर निकलेगा, राइट। इतना तो समझ में आता है सबको, कॉमन सेंस की बात है। तो ये वाला सॉकेट का जो पार्ट है ना ऊपर वाला, वो क्या करेगा? इस वाले रीजन पे और नीचे वाले इस वाले रीजन पे लोड अप्लाई करेगा। और वो कैसे अप्लाई करेगा? वो ऐसा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड अप्लाई करेगा, कुछ इस तरीके से। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को हम लोग ट्राइंगल से डिनोट करते हैं, ऐसा ट्राइंगल से बताते हैं, क्योंकि ये पता चल रहा है कि यहाँ पे लोड जो है वो यूनिफॉर्मली वेरी हो रहा है, मतलब धीरे धीरे दिख रहा है, कम होते जा रहा है। जैसे हम लोग एक्सट्रीम फायर पे जाते हैं वैसे ही यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे पहले ज़्यादा है फिर यहाँ पे कम, बट ये जो चेंज हो रहा है ना वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। दिस इज़ व्हाट वी एक्चुअली वांटेड टू एक्सप्लेन, राइट। अच्छा, अभी और एक बात है कि ये टूटने से पहले बेंडिंग में पूरा का पूरा शेयर नहीं हो जाता है। बेंडिंग में हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में,
जब भी कोई भी चीज़ इक्विलिब्रियम में होती है गाइस, तो जो लोड्स होंगे, जो फोर्सेज होंगे, दे विल बी बैलेंस्ड, राइट। तो अगर यहाँ पे W है तो उसके ऑपोजिट साइड में भी जो टोटल लोड्स होंगे वो W होंगे। नाउ अगर मैंने बोला टोटल लोड्स W है, तो इन दोनों में वो जो W लोड है वो इक्वली डिवाइड होना चाहिए। तो इक्वली डिवाइड कैसे होगा, ये वाला टोटल हो जाएगा W/2, दैट इज W/2 का हाफ, मतलब W/2 हाफ ऑफ दिस लोड, एंड ये वाला भी बन जाएगा, इसका टोटल बन जाएगा W/2। तो अगर आप इन दोनों को अभी ऐड करोगे तो आपको W ही मिलेगा, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सेम वैल्यू है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला इक्विलिब्रियम में है, राइट। ये इतना पार्ट समझा बराबर। अभी ये आपके बुक में एक्सप्लेन नहीं किया, आपके बुक्स में एक्सप्लेन जो किया वो वाला पार्ट बताता हूँ, बट आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गया इससे, राइट। ये जो क्वार्टर जॉइंट है ना, आपको बुक्स में ऐसा हॉरिजॉन्टली बताया, और इस हॉरिजॉन्टली क्वार्टर के ऊपर आपको अलग अलग लोड्स, ये जो मैंने लोड्स बताया वो अप्लाई करके बताया। अगर मैं इसको फ्रंट व्यू से देखूँ तो मुझे एक रेक्टेंगल, मोटा मोटा एक छोटा रेक्टेंगल दिखाई देगा, वो रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से होगा, एंड दीज वर द लोड दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, राइट। तो ये जो लोड है, ये वाले लोड, ये कौन अप्लाई कर रहा है, ये अप्लाई कर रहा है सॉकेट। ये नीचे की जो लोड है वो कौन अप्लाई कर रहा है, स्पिगॉट। तो यहाँ पे जो टोटल लोड है, टोटल लोड मैंने बोल दिया कि टोटल लोड W है। इन यहाँ पे जो टोटल लोड है वो कितना है, यहाँ पे टोटल लोड है W/2, और यहाँ पे भी टोटल लोड है W/2। ये समझ में आ रहा है इतना। अभी डायमेंशन के बारे में बात करते हैं। ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे कौन होता है, यहाँ पे होता है स्पिगॉट। तो कहने से ये वाला जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू द स्पिगॉट का डायमीटर। स्पिगॉट का डायमीटर इज डिनोटेड बाय द सिंबल D2, तो जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया। वैसे ही अगर मैंने पूरा का पूरा पार्ट बोल दिया, यहाँ पे पूरा क्वार्टर का पार्ट, कहने से पूरा का पूरा क्वार्टर का पार्ट मैक्सिमम जहाँ पे लोड अप्लाई हो रहा है वहाँ पे आपका जो सॉकेट है उसका आउटर, सॉकेट के कॉलर का आउटर डायमीटर होगा, एंड सॉकेट के कॉलर का आउटर डायमीटर इज D4। तो यहाँ पे मैंने D4 बता दिया, राइट। नाउ ये वाला पार्ट तो हो गया, सिंपल था। अभी यहाँ पे समझना ये है हमको कि हमें निकालना है बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस की अगर बारे में बात करूँ तो एज पर द बेंडिंग इक्वेशन, बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट अपॉन सेक्शन मॉड्यूलस, राइट। तो अगर मेरे को सिग्मा बी का वैल्यू चाहिए तो उसके लिए मुझे पहले एम एंड जेड का वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले हम लोग सिर्फ एम के ऊपर फोकस करते हैं। सो विल फोकस ऑन कैलकुलेटिंग बेंडिंग मोमेंट, बराबर है। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने आपको ऑलरेडी बोला भी है एंड आई एम श्योर आपको पता भी रहेगा, बेंडिंग मोमेंट इज नथिंग बट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपको फोर्स चाहिए और आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए जो कि एक एक्सिस या फिर सेंटर के अराउंड रोटेट होगा या बेंड होगा। यहाँ पे वो सेंटर आपका ये वाला पिंक लाइन है विच इज सेंट्रल एक्सिस। तो बेंडिंग मोमेंट जो है वो आप किसी एक साइड में निकालो, आइदर लेफ्ट साइड में निकालो या राइट साइड में निकालो, आपकी मर्जी। तो मैं फिलहाल लेफ्ट साइड का बेंडिंग मोमेंट निकालने वाला हूँ क्योंकि वो राइट साइड के साथ सेम होगा और बैलेंस हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में फोर्स कौन से पहले वो देखते हैं। तो लेफ्ट साइड में मुझे ये एक फोर्स दिखाई दे रहा है W/2, तो उसको चलो मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। मैं लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर एज वेल, ओके। तो लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर। तो ये वाला एक फोर्स है W/2, और दूसरा फोर्स यहाँ पे ये वाला फोर्स है, बट ये वाले फोर्स का वैल्यू नहीं दिया अपने को। ये टोटल फोर्स पता है W, द टोटल एंटायर फोर्स इज W। तो मैं क्या करूँगा गाइस, देखो अभी यहाँ पे ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ। ये टोटल जो फोर्स है ना, ये वाला, लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस, ये टोटल फोर्स कितना है, ये टोटल फोर्स है W, राइट। मुझे सिर्फ इसके आधे साइड का चाहिए पार्ट। तो आधी साइड का कहने से विल बी बिकम W/2। एक साइड का कितना, पूरा साइड का कितना था W, तो आधी साइड का बन जाएगा W/2। तो ये हो जाएगा इतना, ये साइड का जो लोड है, दिस लोड इज W/2। ये समझ में आ रहा है। अब ये W/2 एक्ट कहाँ पे होगा, ये UDL है ना, तो UDL का जो भी लोड होता है वो सेंटर में एक्ट करता है। तो इसका जो भी सेंटर होगा, लेट सपोज इसका ये सेंटर पकड़ लेते हैं, तो इसके ये सेंटर पे ये वाला लोड एक्ट होगा W/2। ये समझ में आ रहा है, ये सेंटर पे एक्ट हो रहा है, इसके ये वाले डिस्टेंस के सेंटर पे लोड एक्ट हो रहा है W/2। इतना समझ में आ गया। वैसे ये वाला लोड कितना है, W/2, राइट। नाउ ये लोड कहाँ पे एक्ट होगा। नाउ UVL में एक रूल था कि अगर आपके पास UVL है ट्राइंगल के फॉर्म में, राइट, UVL ट्राइंगल के फॉर्म में होता है, तो जो भी लोड होता है वो एक्ट करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, और वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ट्राइंगल का इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1/3 ऑफ द बेस। मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, ये कितना होता है, ये होता है 1/3 ऑफ बेस, राइट। बेस मतलब ये पूरा डिस्टेंस, ये पूरा यहाँ से ये डिस्टेंस है, ये बेस है, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ट्राइंगल का ये वाला बेस का वैल्यू पता होना चाहिए, राइट। तो पहले वो ढूंढने का ट्राई करते हैं। लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर फॉर आवर कन्वीनियंस, ओके। हाईलाइटर भी इस्तेमाल कर लेते हैं, मज़ा आ जाएगा। तो
अगर मैं ये पूरे ये जो ग्रीन कलर का पूरा पट्टा है उसके बारे में बात करूँ तो उसका डायमेंशन कितना आएगा, ये पूरा क्वार्टर का डिस्टेंस कितना है d4, तो कहने से ये ग्रीन आधा है तो ये बन जाएगा d/4, राइट। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, लेट मी यूज़ द सेम ग्रीन कलर, तो ये हो जाएगा d4/2, उसका हाफ, d4 का हाफ, ये हो गया। वैसे ही अभी मैं इसके बारे में बात करूँगा, लेट्स मी यूज़ अ डिफरेंट कलर अगेन। हाँ, अभी ये वाला बात करते हैं, ये वाला, ये कितना होगा, कहने से ये वाला d2 का हाफ हो जाएगा। तो d2 का हाफ के बारे में बात करते हैं, लेट मी टेक d2 का हाफ, सो ये बन जाएगा d2/2, ये इतना हो गया। अभी हमको ये रेड वाला पोर्शन चाहिए ना, कॉमन सेंस आई एम श्योर आपको समझ में आया रहेगा कि ये जो हाफ, ये वाला जो पार्ट है दैट इज़ नथिंग बट व्हाट, ये क्या है, दिस इज़ नथिंग बट d4/2 माइनस d2/2। डिनोमिनेटर का 2 कॉमन है तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको, ये वाला जो टर्म है उसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज, इरेज करके वापस लिख रहा हूँ, 2 जो पार्ट है वो कॉमन ले लूँगा, ठीक है। तो आई कैन राइट दिस एज d4 माइनस d2/2, ये वाला पार्ट हो गया, राइट, ये इसका वाला वैल्यू मिल गया। अभी ये बेस मिल गया, मैंने क्या बोला, मेरे को ये वाला डिस्टेंस चाहिए क्योंकि मुझे ये लोड प्लेस कहाँ पे करना है वो पता चल करना है। तो ये 1/3 तो पहले से ही था, 1/3 तो पहले से ही था। मेरे को बेस का वैल्यू क्या मिला, बेस का वैल्यू मिला d4 माइनस d2/2, तो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, यहाँ पे डाल दूंगा d4 माइनस d2/2, ये आ गया। इसको अगर सर मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा d4 माइनस d2/6, समझा। मतलब ये जो, अगर मैंने पकड़ा ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेके ये ट्राइंगल के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, CG से लेके या फिर सेंट्रॉइड बोलो, जो भी बोलो, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा d4 माइनस d2/6। तो याद रखना गाइस, ये वाला डिस्टेंस हम लोग ने कैलकुलेट किया d4 माइनस d2/6। मतलब ये जो लोड है W/2 ये यहाँ पे एक्ट होगा, राइट, एंड उसका डिस्टेंस कितना होगा, उसका डिस्टेंस होगा d4 माइनस d2/6 फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हाइट। ये वाला जो एक्सट्रीम फाइबर है यहाँ से तक का डिस्टेंस बोल दिया, ये समझ में आ रहा है। अभी गाइज ये सब क्यों किया उसके बारे में बात करते हैं, बिकॉज वो भी तो पता चलना चाहिए ना। वो इसलिए फाइंड आउट किया बिकॉज हमें कैलकुलेट करना था मूवमेंट, और मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट इज नथिंग बट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। तो अभी हम लोग फोर्स के बारे में बात करते हैं, ये पहला वाला बात करते हैं W/2, ये फोर्स है। तो मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ मूवमेंट, पहला वाला फोर्स ऊपर वाला कौन सा है, W/2। अभी ये अगर मैं सेक्शन के अराउंड घुमाऊँ तो ये कैसा घूमेगा, दिस विल मूव एंटी क्लॉकवाइज, ये दिख रहा है, ये लोड यहाँ पे है, ये ऐसा घूमेगा इसके सेक्शन के अराउंड, ये पिंक लाइन के अराउंड, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, तो W/2 दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, देखो अभी मैं हाईलाइट कराता हूँ वापस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी दिस, ये यहाँ से लेके ये पूरा डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। उसमें से ये वाला पार्ट हम लोग ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया d4 माइनस d2/6, राइट, प्लस ये हाफ पार्ट दैट इज d2/2। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो d4 माइनस d2/6 ये वाला पार्ट था, राइट, इसमें ऐड क्या करना है, इसमें ऐड करना है d2/2, ये हाफ वाला पार्ट ऐड करना है। तो इससे क्या होगा, हमारा एक ऊपर वाला मोमेंट मिल गया। वैसे नीचे भी तो मोमेंट आएगा बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर लोड, तो ये कैसे आएगा, ये आएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो सॉरी ये आएगा क्लॉकवाइज। तो सिंस ये क्लॉकवाइज आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस, ये होगा W/2, ये आ गया। अभी इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, सोच के बताओ। ये पूरा वाला डिस्टेंस जो है ये कितना होगा, ये तो इसके जितना ही होगा, दैट इज d2/2। d2/2 का भी हाफ करना है, मतलब ये हो जाएगा d2/4। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग d2/4, ये इतना पार्ट समझ में आ गया, राइट। अभी देखो क्या करेंगे यहाँ पे, पता है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा W/2, यहाँ पे भी W/2 है, यहाँ पे भी W/2 है, तो दोनों को कॉमन लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा d4 माइनस d2/6, राइट। फिर बाद में ये प्लस d2/2, फिर बाद में यहाँ का ये माइनस d2/4 ये वाला पार्ट बच जाएगा, राइट। अभी इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये कैसा होगा, देखो 4 है, यहाँ पे 2 है,
कहने से 2 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इन दोनों का बेसिकली एलसीएम लेना है। तो आई एम श्योर आपको एलसीएम लेने आता है, इतना कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं है, राइट। लेट मी जस्ट मूव माई फेस ऑन दी अदर साइड। तो ये वाला पार्ट जो है वो वैसा का वैसा रहेगा, दैट विल रिमेन d4 माइनस d2/6, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो गाइस कैसा पता है, d2 मैं फिर भी बता देता हूँ, कोई बच्चा होगा जिसको पता नहीं है, 1 - 2/1 - 4 है, राइट। ये क्या होगा, ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना, 2 यहाँ पे चला जाएगा, तो हो जाएगा 4 - 1, राइट। अब ये एक दूसरे के मल्टीपल है ना, मतलब 2 के टेबल में 4 चला जाता है, तो ये 4 जो बड़ा नंबर है वो लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। और उसके पहले ये कैंसलेशन भी करना है, 2 1 जा 4 यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे आएगा 2 -1 और डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर 4, तो ये आ जाएगा 1/4, और यहाँ पे d2 था तो ये लिख लेंगे d2, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस d2/4 ये वाला पार्ट ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा। ये समझ में आ रहा है। तो इससे क्या पता चला, इससे आपको पता चला कि मोमेंट का वैल्यू क्या है। तो आपका ये वाला टर्म जो था मोमेंट का वैल्यू आ गया, ये हो गया। ये एक पार्ट था। एग्जाम में आपको सिर्फ ये डायग्राम ड्रॉ करना है, जो मैंने 2 स्टेटमेंट ऊपर बोला था वो, और ये मोमेंट का इतना पार्ट, राइट। अभी बात करते हैं सेक्शन मॉड्यूलस के बारे में। तो आपके पास ये वाला डायग्राम तो था जिसमें ये वाला आपका विड्थ है, क्वार्टर का विड्थ है। अभी इसमें क्रॉस सेक्शन के बारे में बात करना है, क्योंकि सेक्शन मॉड्यूलस जो होता है वो हमेशा क्रॉस सेक्शन के यहाँ पे लिया जाता है। तो इसका क्रॉस सेक्शन अगर देखा जाए तो क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, जो कि होगा रेक्टेंगल। जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो ये वाला ऐसा कुछ आपको क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा ना। इस क्रॉस सेक्शन के यहाँ पे आपको सेक्शन मॉड्यूलस लेना है ना। सेक्शन मॉड्यूलस z का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, z इज नथिंग बट I/y, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस प्लस अ डिनोमिनेटर में y, विच इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो ये वाला जो एक्सिस है ना गाइस, ये वाला आपका सेंट्रल एक्सिस बन जाता है, और ये जो है ये डिस्टेंस ये होगा आपका y, दिस डिस्टेंस इज y। तो y तो इजीली पता चलता है कि ये पूरे का हाफ है, पूरा कितना है b, तो ये y कितना हो जाएगा, y विल बिकम इक्वल टू b/2। तो इसका पार्ट तो हो गया, y का पार्ट तो हो गया। तो लिख लेता हूँ डिनोमिनेटर में यहाँ पे, चलो नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ पे I वैसा का वैसा लिखना है, और y लिख लिया मैंने, क्या y आएगा b/2। जो I होता है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है 1/12 इंटू जिस एक्सेस को कट कर रहा है, जो एक्सेस इस वर्टिकल लाइन को कट कर, तो उसका क्यूब लेना है। तो यहाँ पे आएगा 1/12 इंटू b3, और जो t था वो वैसा मल्टीप्लाई करें इंटू t। तो ये आ जाएगा आपका सेक्शन मॉड्यूलस का फॉर्मूला, राइट। यहाँ पे 2 1 जा 2 6 जा कट हो जाएगा, मैं अलग कलर से बता भी देता हूँ यहाँ पे आपको, यू विल बी क्लियर। 2 1 जा 2 6 जा, ये एक भी ऊपर का चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा स्क्वायर। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा सेक्शन मॉड्यूलस z इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू b² t/6, ये वाला पार्ट बच जाएगा, राइट। तो इससे हुआ क्या गाइस, इससे ये हुआ कि हमें वो सेक्शन मॉड्यूलस जो z था इसका वैल्यू भी मिल गया, मतलब अभी हम लोग को z का वैल्यू भी पता है। अभी सिर्फ ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है, तो वो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला वॉज सिग्मा b इज इक्वल टू m, दैट इज मोमेंट अपॉन z, राइट। मोमेंट का फॉर्मूला क्या मिला था, मोमेंट का फॉर्मूला था ब्रैकेट d4 माइनस d2/6 प्लस d2/4, ये हो गया ऊपर का मोमेंट का फॉर्मूला। डिनोमिनेटर में सेक्शन मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या मिला, b² इंटू t/6। तो गाइज दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग बेंडिंग स्ट्रेस, दैट इज सिग्मा b, राइट। सिग्मा b अगर बेंडिंग स्ट्रेस फॉर इसका कैलकुलेट करना है आपको क्वार्टर के लिए, तो आपका फॉर्मूला ये है सिग्मा b इज इक्वल टू दिस ना। इसमें गाइज क्या होता है, कभी कभी है ना आपको स्ट्रेस का वैल्यू दिया रहेगा। फॉर एग्जांपल समटाइम्स दे विल मेंशन यू द सिग्मा b का वैल्यू, आपको d4 का वैल्यू पता रहेगा, विच इज़ नथिंग बट द डायमीटर ऑफ कॉलर का, सॉकेट का कॉलर, आउटर डायमीटर ऑफ सॉकेट का कॉलर, ये स्पिगॉट का डायमीटर दिया रहेगा। और आपको यहाँ पे बोलेंगे क्वार्टर का थिकनेस कैलकुलेट करो, या आपको क्वार्टर का विड्थ कैलकुलेट करने बोलेंगे ना। इसमें है ना देयर इज अ रिलेशन, वो रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। वो रिलेशन कुछ इस तरीके से, रिलेशन ये है, बताता है कि b जो कि है विड्थ ऑफ क्वार्टर, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ थिकनेस और 4 टाइम्स ऑफ थिकनेस, इन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल यानी ये हम लोग ने अपने अंदाजे से ले लिया है, बस कुछ ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है।
तो इतना अगर कर लोगे तो आपका ये वाला जो क्वेश्चन है हो जाएगा और आपको आराम से इसमें से 6 मार्क्स मिल जाएंगे। जितना मैंने बताया उतना ही करना है, इससे ज़्यादा एक स्टेप और नहीं करना है। न्यूमेरिकल के फॉर्म में जब ये आएगा तभी बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, तो ये अच्छे से फॉर्मूला भी याद रखने का ट्राई करो एंड प्रोसेस। ये सॉरी न्यूमेरिकल इसके ऊपर ज़्यादा नहीं पूछेंगे, ये थ्योरी के फॉर्मेट में ही आता है। एंड हर बार की तरह अगर आपको चैनल में वीडियोस अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल और उस बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाना सो दैट आपको आने वाले हर अपडेट्स मिल जाए। सो गाइज, दिस इज आकाश S7 साइनिंग ऑफ। थैंक यू एवरीवन।